अमेरिका ईरान वार्ता पर बहुत बड़ी खबर है। वार्ता से पहले ईरान ने 2 शर्तें रखी थी, दोनों शर्तों को माना गया है। अमेरिका ने दोनों शर्तें मान ली हैं, यह जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान की 2 शर्तें मानी हैं। लेबनान में हमले रोकने की एक शर्त थी, उसे मंजूर किया गया। ईरान की जो फ्रीज संपत्ति थी उसे बहाल करने के लिए, डिफ्रीज करने के लिए भी अग्री हो गया है अमेरिका। $8 बिलियन की संपत्ति फिर से बहाल होगी। ये 2 शर्तें रखी गई थी इससे पहले कि ये प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए बैठे, आगे की शर्तों पर बातचीत हो। ये 2 शर्तें अमेरिका ने मानी है। एक सकारात्मक पॉजिटिव इंडिकेशन अमेरिका की तरफ से दिया गया है कि वो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल इस वक्त जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट। देखिए, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और जावेद बदर इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ मनीष आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उमर अनस ईरान एक्सपर्ट हमारे साथ तुर्की से भी जुड़ेंगे। जावेद बदर साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे थोड़ी देर में। संदीप त्रिपाठी भी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो इन सभी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला बहल सर आप ही से सवाल, ये जो 2 शर्तें मान ली हैं अमेरिका ने, मतलब कुछ भी शर्त मानने की स्थिति में पहले अमेरिका नहीं था, हर चीज को ना करते हुए ये पाकिस्तान में डेलीगेशन आने के बाद, बैठक शुरू होने से पहले ये शर्तें मान लेना ही क्या माना जाए? क्या इसको समझाया जाए, क्या इसको देखा जाए कि अमेरिका झुकना चाहता है, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो? रवीश, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले चीज है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है अमेरिका ने, चाहे वो $8 बिलियन या लेबनान पे हमले रोकने की, ये क्लियरली दर्शा रहा है कि कितने प्रेशर में है ट्रंप अपने देश के अंदर, कितना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है कि अगर ये हमले नहीं रुकते या ये युद्ध की जो स्थिति है वो बंद नहीं होती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को आने वाले मिड टर्म पोल्स के अंदर। दूसरी चीज ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान ने जो अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया, तो वो कहीं ना कहीं एज जो है इस समय नेगोशिएशन के अंदर वो ईरान के हाथ में है। उन्होंने जो 2 महत्वपूर्ण चीजें की, दोनों को उन्होंने पूरा किया ताकि ये टॉक्स आगे बढ़ सके। ये जरूर है कि ईरान भी चाहता है ये युद्ध रुके, अमेरिका भी चाहता है, लेकिन एक स्पॉइलर इजराइल है जिसको कंट्रोल करने के लिए इस समय प्रेशर डाला गया है ट्रंप के द्वारा इजराइल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस है उस पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो इनडायरेक्ट टॉक्स पहले शुरू हो रही है उसके अंदर एजेंडा सेटिंग जो होगी वो कम से कम हो जाएगी। कॉमन ग्राउंड जो ढूंढा जाएगा इनडायरेक्ट टॉक्स में वो ढूंढा जाएगा ताकि डायरेक्ट टॉक्स शुरू हो सके और इसमें बहुत बड़ा जो विश्व है वो अपना एक सांस ले सके कि देखिए वार्ता शुरू होने वाली है। यही एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है क्योंकि बात करेंगे तो ही बात बनेगी। बिल्कुल सर, बात होने वाली है और कई और मुद्दों पर भी होगी। क्या उस पर भी रास्ता निकल पाएगा? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उमर अनस जी, जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत हुई, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है, एक शिफ्ट देखने को मिलता है युद्ध में। अब जब बातचीत हो रही है तो आपको क्या लगता है? 2 शर्तें तो ईरान की मान ली गई हैं अमेरिका की तरफ से, जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका उसको भी सुनने वाला है, या फिर इजराइल की तरफ से जब अपना पक्ष रखा जाएगा तो अमेरिका स्टेप बैक करता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये जंग जिन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर शुरू हुई थी और जिस स्टेटस के साथ शुरू हुई थी उस वक्त ईरान काफी कमजोर था, इंटरनेशनली काफी आइसोलेटेड था, अलग थलग था। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो ईरान एक बहुत ही बढ़त बनाए हुए है और इजराइल साइडलाइन होकर के अमेरिका और ईरान के बीच में जो डायरेक्ट बातचीत चल रही, और ये अब तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल की और डायरेक्ट बातचीत हो रही है जो 40 साल में पहले कभी नहीं हुई है। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि जो डिस्कशन है दोनों के देशों के बीच में वो एडवांस लेवल का ऑलरेडी पहुंच चुका है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग काफी हो चुकी है और ज्यादातर मुद्दों पर एक सहमति बन चुकी है। यहाँ पर जो आज पाकिस्तान में जो सिग्नेचर या जो भी बातचीत चल रही है, दरअसल वो जो माइनर इश्यूज हैं उनको आयरन आउट करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए है। तो मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद डायलॉग जो है वो एक रीजनल जो राजनीति है उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल बनाने जा रहा है और ईरान अपने जो उसका एजेंडा था कि न्यूक्लियर
जो सिविलियन न्यूक्लियर है उसको बचाए रखना और उसको सुरक्षित रखना, उसके लिए शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट जो 2016 का मॉडल था JCPO जिसको हम कहते हैं, वही एक रिपीट होने जा रहा है। उसमें कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की शर्तें लागू हो जा रही हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज है पूरे इलाके में। और इसमें एक और अच्छी बात जो है वो ये है कि क्षेत्र के जो देश हैं जैसे सऊदी अरब है, वो 2016 में उस डील के खिलाफ था, लेकिन इस बार वो ईरान के साथ खड़ा, इस डील को वो समर्थन दे रहा है। तो ये एक रीजनल सहमति के साथ ये डील आ रही है, तो शायद ये एक स्टेबिलिटी के लिए अच्छी खबर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और कम से कम इतना जरूर है कि ग्राउंड यहां पर बनता दिखाई दे रहा। अब सवाल है कि आगे अमेरिका अपनी कौन सी कंडीशंस रखने वाला है ईरान के सामने सबसे पहले। और देखिए, ईरान की 2 शर्तें मानने के बाद बड़ी खबर है, अब दो बड़े मसलों पर गतिरोध बाकी है, यानी कि अभी भी जो बड़े इश्यूज हैं वहां पर रास्ता बनना बाकी है। ईरान के यूरेनियम पर तैयार नहीं है अमेरिका, हॉर्मुज पर अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान तैयार नहीं है। अगर बात आगे बढ़ी तो कल भी वार्ता संभव हो पाएगी। हॉर्मुज और न्यूक्लियर एनरिचमेंट यानी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये 2 ऐसे डेडलॉक हैं जिस पर वाकई में एक एग्रीमेंट पर पहुंचना अब तक का सबसे डिफिकल्ट पाथ रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। मनीष, देखिए, इजराइल को लेकर एक आशंका बनी हुई है कि क्या इजराइल वाकई में थोड़ा पीछे हटेगा हिजबुल्लाह को लेकर, क्योंकि ये जब बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं तब भी ऐसी खबर हमने चलाई कि हिजबुल्लाह की तरफ से रिटेलिएट किया गया, रॉकेट्स दागे गए हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव का बंद होना या आक्रमण बंद होना इस पूरी बातचीत के लिए कितना अहम या कितना जरूरी हो जाता है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, ईरान की तरफ से यही कहा गया था कि हमारी 2 शर्तें हैं, जिसमें से एक है कि लेबनान के साथ भी सीज फायर हो, यानी कि इजराइल हिजबुल्लाह पर अटैक ना करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज सुबह भी इजराइल की तरफ से हमले जारी हुए हैं और लेबनान की सरकार ने भी ये जानकारी दी है। ऐसे में ईरान की मीडिया की तरफ से केवल ये दावा किया गया है कि लेबनान पर आक्रमण नहीं होगा या ईरान की 2 शर्तें मान ली गई है। ये खबर ईरान की मीडिया की तरफ से है, अभी स्वतंत्र तौर पर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो दूसरी बात है कि ईरान के अकाउंट्स को डिफ्रीज करने वाली बात, तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अगर अमेरिका का लक्ष्य वही है कि जैसा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय में ईरान के साथ डील हुआ था JCPO वाला 2015 में, जिसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही 2018 में खारिज कर दिया, ठीक, अगर उसी तरह के डील हो सकते हैं जैसा कुछ विशेषज्ञ बता भी रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये तो कुल मिलाकर वही बात है कि पुरानी शराब को नई बोतल में आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान को उससे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ था 2015 से 2026 में अगर आप देख लें तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बात फिर घूम फिर कर वहीं आती है कि दोनों पक्ष अपने अपने सीन वहाँ पर एडमेंट है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि बातचीत में क्या नतीजा निकलेगा वो तो नहीं पता, लेकिन ईरान को लेकर इजराइल में चर्चा ये है कि बातचीत में ईरान को कोई नहीं हरा सकता। वो इसलिए क्योंकि बातचीत के वो माहिर हैं और वो आज नहीं बल्कि सैकड़ों साल का इतिहास देख लीजिए, जब ईरान की शासन ओटोमन साम्राज्य के साथ बातचीत भी करती थी, लड़ाई भी करती थी, तो वो एक छोटे से मुद्दे पर भी बरसों तक बातचीत कर सकते हैं। तो आज की बातचीत में तुरंत ये सोचना, और दूसरी बात, ईरान कभी भी अचानक फैसला नहीं लेता है। बातचीत में, नेगोशिएशन के दरमियान वो महीनों सालों तक खींच सकता है। तो इसलिए अगर कुछ घंटे में कोई नतीजा लेकर JD Vance सोच रहे हैं कि यहाँ से वापस चलेंगे, तो ये बहुत कुछ मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी जब बातचीत होगी तो जिन पक्षों को लेकर, जिन बातों को लेकर अमेरिका अपने पॉइंट्स रख रहा है, उन पर ईरान कितनी बातों से सहमत होता है, और इसको लेकर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन बस थोड़ी देर बाद दुनिया एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही है। ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी क्योंकि 40 दिन की जंग के बाद ईरान और अमेरिका में सीज फायर होता है, और आज सीज फायर के फॉर्मूले को तय करने के लिए पाकिस्तान में अहम वार्ता होने जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डेलीगेशन पहुंचा है, ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से आ रही शर्तों के मुताबिक इस बातचीत के कामयाब होने की संभावना कम ही है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं ईरान अमेरिका वार्ता पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, शहबाज से मिलने ईरानी डेलीगेशन निकला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी टीम शहबाज शरीफ से मिलेगी। डेलीगेशन निकल चुका है और ईरानी टीम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी।
कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किसकी क्या भूमिका रहेगी ये भी आपको बताते हैं। लेकिन ईरान अमेरिका वार्ता पर इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि शहबाज से मिलने ईरानी डेलीगेशन निकल चुका है और पहले पाकिस्तान से बातचीत होगी और फिर हो सकता है अमेरिका और ईरान के आमने सामने भी बातचीत हो, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जावेद बदर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इसे कैसे देखते हैं, क्योंकि कई तस्वीरें सामने आई जहां आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं, उनकी क्या भूमिका यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि वो ईरानी डेलीगेशन को भी रिसीव करने गए और अमेरिकी डेलीगेशन को भी। देखिए, उनकी भूमिका ये है कि वो पाकिस्तान के जनरल नहीं, दुनिया के जनरल बनकर उभरे हैं। उन्हीं पर तो इतबार किया ईरान ने और अमेरिका ने, और वही तो सारा ड्राफ्ट तैयार किया उन्होंने, और वो टेबल पे लेके 3 दहाइयों के दुश्मन को टेबल पर लाना, यही बहुत बड़ी जीत है। अब उन्होंने आपस में बातचीत करनी है कि लड़ाई को बंद करना है कि आगे जाना है। लेकिन मुझे इंशाअल्लाह काफी उम्मीद है कि ये लड़ाई मुकम्मल तौर के ऊपर बंद हो जाएगी। बिल्कुल, वो बस तो हिंदुस्तान का काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी हुकूमत कम से कम मुबारकबाद पेश कर दे। पूरी दुनिया ने मुबारकबाद पेश की है और अच्छी सोच के साथ हिंदुस्तान को भी इसमें आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बदर साहब, बहुत पहले से देखिए हिंदुस्तान का स्टैंड बहुत ऑब्जर्वर आ जाए आप। बदर साहब, हिंदुस्तान का स्टैंड तो बहुत पहले से क्लियर था। हमने पहले ही कहा था कि बातचीत हो, पीस स्टैब्लिश हो इस पूरे मामले में। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत सबसे पहले इसमें पीस चाहता था। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पीएम ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। सर, इंतजार करिए, अभी तो बातचीत शुरू हुई है, अभी तो टेबल पे बैठने दीजिए। देखिए, आप जोश में हैं, ठीक है, आप मेहमान हैं, आपका बनता है, लेकिन पूरी दुनिया बहुत बारीकी से इसको देख रही है। मामला बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप भी जानते हैं, लाखों जिंदगियों का सवाल है, तो बहुत जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। पहले बैठने दीजिए, बातचीत होने दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में बदर साहब, मेरा सवाल आपसे ही क्योंकि इस पूरे मामले में हम ये देख रहे हैं कि जो आपके आर्मी चीफ हैं, उन्हीं की भूमिका बड़ी है। क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान में जो डिसाइडिंग एलिमेंट है आज भी, वो सेना, आर्मी है, उसी के जनरल ही होंगे, वही डिसाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में कहां कैसे होगा? नहीं, सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थिंक टैंक नहीं होता इसमें शामिल, इसमें सिविलियन हुकूमत भी शामिल होती है। दोनों थिंक टैंक बैठ के फैसला करते हैं। बिल्कुल ये गलत बात है कि सिर्फ फौजी हुकूमत ही सारा फैसला करती है या फौजी ही लोग फैसला करते हैं पाकिस्तान में। नहीं, ये जो हुकूमत आई है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है शहबाज शरीफ साहब के अंडर और जनरल आसिम मुनीर के अंडर। ठीक है, देखने वाली बात होगी जब बातचीत होगी तो कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा और कौन से और मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनने वाली है। एक और बड़ी ब्रेकिंग का रुख करते हैं, जेडी वेंस भी करेंगे शहबाज शरीफ से मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद वेंस मुलाकात करेंगे। वार्ता से पहले शहबाज से अमेरिका ईरान की बातचीत होगी। वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेडी कुशनर इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब डेलीगेशन पहुंचा है और वार्ता से पहले शहबाज से मुलाकात होगी। वेंस, विटकॉफ, कुशनर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल, और अपनी बातें रखने वाले हैं। वेंस भी अब शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। और देखिए, इस पिक्चर में जेडी वेंस काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। तो जेडी वेंस को टीम अमेरिका की कमान क्यों दी गई, ये भी समझना बहुत जरूरी है। पहली वजह देखिए, जेडी वेंस ने खुद ट्रंप के सामने रखा था प्रस्ताव। दूसरी वजह यह कि ईरान भी जेडी वेंस को शामिल करना चाहता था। तीसरी वजह, कुशनर, विटकॉफ के साथ 2 वार्ताएं पहले भी विफल हो चुकी हैं, ऐसे में जेडी वेंस के लिए ये एक स्पेस बनता ही बनता है। चौथी वजह, कुशनर विटकॉफ पर धोखेबाजी का आरोप लगा। पांचवी वजह, ईरान मानता है कि वेंस खुद जंग नहीं चाहते हैं, इसलिए वेंस के साथ वो बातचीत करने में कंफर्टेबल है। छठी वजह, उपराष्ट्रपति होने की वजह से फैसला लेने में वो ज्यादा सक्षम है, उनके पास अथॉरिटी ज्यादा दिखाई देती है। संदीप त्रिपाठी सर, लेकिन अब मेरा सवाल यहां पर यह कि अमेरिका ने एक जेस्चर दिखाया, एक पॉजिटिव वे में शर्तें थोड़ी मानी है। ईरान ऐसा क्या कर सकता है? ईरान के पास क्या गुंजाइश है ऐसा कुछ ऑफर करे बातचीत में जो अमेरिका को एक्सेप्टेबल हो और जिससे इस लड़ाई में सभी पक्ष अपने पैर पीछे खींच ले? देखिए, ये आइस ऑन द केक है, ये तो हमें समझना पड़ेगा।
और जिस तरीके से भी आपने दिखाया कि अमेरिका ने जो शर्तें मंजूर की है वो बहुत ही माइनर है, वो बहुत बड़ा ऐसी बड़ी शर्तें नहीं है ईरान की कि उसकी संपत्ति को जो फ्रीज कर रखा है यदि बहाल कर दिया तो नहीं, लेबनान तो बड़ा इशू है, उस पर तो बात नहीं बन रही थी। हमले हुए तभी, जो लास्ट हमला हुआ उसमें 300 करीब लोग मारे गए, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा होता है कि भाई हमले रुक जाएं, लेबनान में इजराइल अटैक करना छोड़ दे, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ी लीप है ये? रवि जी उसी पर आ रहा, लेबनान और प्लस स्टेट ऑफ हार्मुज और यूरेनियम प्रोग्राम, ये 3 बड़े मुद्दे हैं ईरान के। यदि इन पर बात बनती है तो निस्संदेह ये बात आगे बढ़ती है, यहाँ पर बात नहीं बनती है तो देखिए 2 चीजें बैकड्रॉप समझिए। ईरान क्या ऑफर कर सकता, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। देखिए मुझे लगता है कि ईरान इस समय बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस में है, टेबल में अपर हैंड में है और अमेरिका आइसोलेशन में है। तो यहाँ पर ईरान एक बढ़त लेकर जाएगा, क्योंकि जब ईरान की जो डेलीगेशन आया है, जब ईरान की सरजमी पर पहुंचेगा तो वो क्या बताएगा कि इतने पूरी टॉप लीडरशिप खत्म करके आपने क्या पाया। तो मुझे लगता है कि ईरान यदि 2 पॉइंट पर सक्सेस हो जाता है, यूरेनियम के पॉइंट पर, लेबनान के पॉइंट पर और लास्ट में स्टेट ऑफ हार्मुज के पॉइंट पर, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज तो ये युद्ध का परिणाम है, ये आउटकम उसको मिला है, वो नहीं छोड़ने वाला इसको, जो ट्रांजिट फीस लेने के लिए उसकी कवायद है। तो मुझे लगता है यदि इन 3 पॉइंटों पर अमेरिका उसको मानता है कि उसका यूरेनियम प्रोग्राम को वो छेड़छाड़ नहीं करेगा, यानी जैसा चला वो चलता रहेगा, लेबनान का जो है वो सीज फायर का पार्ट बनेगा, दूसरा, तीसरा ये कि स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर के जिस प्रकार से ट्रंप ने कवायद की है, ये 3 मुद्दे पर यदि ईरान कन्विंस कर लेता है अमेरिका को, तो मुझे लगता है कि अमेरिका ये बात जो पीस टॉक है आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज फिर मैं कह रहा हूं कि इस समय ईरान को उतनी जरूरत नहीं जितनी की ट्रंप को जरूरत है, क्योंकि आइसोलेशन है पूरी तरीके से, दुनिया के हर तरीके से आइसोलेशन है, उसको चाहिए। उसने पाकिस्तान को फोन मिलाया, उसने आसिम मुनीर को कहा कि टॉक कराइए, और इसी को भापते हुए ईरान सामने आया। बिल्कुल, और दबाव भी था, खाड़ी देशों की तरफ से भी था, कई देशों की तरफ से दबाव बनाया गया था, उसका भी असर देखने को मिला। लेकिन ईरान को भरोसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पर और अमेरिका पर। बढ़ते आगे, ईरान को ट्रंप पर भरोसा क्यों नहीं है, ये एक एक कर समझ लेते हैं। अब तक क्या हुआ? तेहरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने दावा किया है ईरान के प्रस्तावों को मंजूर नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप अपने युद्ध अपराध को छिपाना चाहते हैं। ट्रंप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हताश हैं, युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है इजराइल, और वार्ता के दौरान ईरान की स्थिति मजबूत है। अब तक जैसे कि 2 शर्तें मान ली हैं, तो क्या वाकई में इसे कामयाबी के रूप में देखा जा सकता है? इस पर आगे बात करेंगे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान वार्ता पर इस वक्त की बड़ी खबर यह कि बात के लिए पाकिस्तान ने 2 जगह तय की है, नूर खान एयरबेस और सेरेना होटल, जहां पर तैयारी चल रही थी। यहां ठीक लगेगा वहीं पर दोनों की बातचीत होगी, यानी कि ये 2 लोकेशंस हैं, 2 जगह हैं जो चिन्हित की गई हैं, और जो लोकेशन बेस्ट लगेगी, ठीक लगेगी, वहीं पर दोनों की बातचीत होगी। और इधर पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, कल भी जारी रह सकती है बातचीत। आज अगर बात नहीं बनती है, ये बातचीत आगे भी यानी कल के लिए भी जारी रह सकती है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बदर साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि कुछ वहां पर चर्चा तो चली रही होगी कि क्या क्या आ सकती है चीजें बातचीत के टेबल पर, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। आपको क्या खबरें या आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? देखिए, जो कंफ्यूजन देखें, दोनों इस वक्त विन विन पोजीशन में है मेरे हिसाब से। रजीम चेंज करनी थी अमेरिका ने, जो नहीं कर सका, और ईरान ने वो रजीम चेंज नहीं होने दी, जो असल उनका मकसद था अमेरिकन का। तो दोनों विन विन पोजीशन में है। अब मसला लिबनान का जो ईरान ने उठाया है, लिबनान का मसला असल में हिजबुल्लाह की वजह से शुरू हुआ है और इसराइल की वजह से शुरू हुआ है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन ड्राफ्ट में वो शामिल है, जिसकी गारंटी अमेरिका ने दी है, और अमेरिका ही उसको खत्म करवाएगा। सीज फायर की तरफ जा रहे हैं वो। वाशिंगटन में उनका गालबन आज या कल इसराइल और हिजबुल्लाह के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। बदर साहब, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा तो बदर साहब होगा नहीं कि पाकिस्तान से अमेरिका खाली हाथ लौटे। ऐसा तो होगा नहीं कि वो हॉर्मूज पे भी मान जाए, वो न्यूक्लियर पे भी मान जाए, वो लेबनान पे भी मान जाए और खाली हाथ लौट जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। आप भी समझदार हैं। ये देखें, ये 2 देशों की लड़ाई थी जिसमें एक सुपर पावर है। इनका आना है ही बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी कि वो ड्राफ्ट पढ़कर
ड्राफ्ट पर यकीन, उन्होंने कंडीशंस को एडमिट किया है, उसको माना है, तो फिर ये लोग आके बैठे हैं ना इस्लामाबाद में। ठीक है, ऐसे तो नहीं आगे देखते हैं जब टेबल पर बातचीत होगी तो कौन से वो मुद्दे रहेंगे। लौटेंगे आपके पास, आप अपनी बात पूरी करेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, शहबाज शरीफ से मिलने पहुंचा है ईरानी प्रतिनिधिमंडल। कालीबाफ अब्बास अरागची के नेतृत्व में मुलाकात होनी है। वार्ता से पहले शहबाज से मुलाकात। तो बड़ी खबर यह है, ईरानी डेलीगेशन पहुंचा है शहबाज शरीफ से मिलने के लिए। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो ईरान की तरफ से उठाए जाएंगे। हालांकि ईरान अपनी शर्तों को लेकर अड़ा हुआ है और अब्बास अरागची का वार्ता से पहले बयान भी सामने आ चुका है और इसको लेकर उन्होंने यही कहा है कि ईरान अभी भी तैयार है हर परिणाम के लिए। और देखिए एक और जानकारी सामने आ रही है, यूएस ईरान की आमने सामने बात हो सकती है। शहबाज के सामने दोनों डेलीगेशंस की बातचीत हो सकती है। अभी तक ये कहा जा रहा था बातचीत तो होगी लेकिन मीडिएटर के थ्रू होगी, आमने सामने बैठकर नहीं होगी। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, इस पर आगे के रास्ते को ढूंढ सकते हैं। शहबाज के सामने ये बातचीत हो सकती है। तो डेलीगेशन शहबाज शरीफ से मिलने के लिए पहुंचा है और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से ईरान की 2 शर्तें मान ली गई हैं और शुरुआत से लेकर ईरान अपनी बातों पर अडिग दिखाई दे रहा है, आगे भी उसका यही कहना है परमाणु एनरिचमेंट जारी रहेगा। क्या लगता है अब तक इसे ईरान की कामयाबी के रूप में देखना चाहिए और आगे भी वो अमेरिका को झुकाने में सफल रह पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो यही कि ये ईरान का दावा है कि इनकी 2 शर्तें मान ली गई है। जमीन पर ऐसा होता दिख नहीं रहा है, नंबर 1 बात। दूसरी बात है कि ये ईरान का दावा है कि अमेरिका झुक गया है, लेकिन डेलीगेशन जो कि पहले बातचीत के लिए तैयार नहीं था, अब वो पहुंच गया है अमेरिका के डेलीगेशन से बातचीत करने के लिए। और तीसरी बात देखते हैं कि ईरान क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को छोड़ देता है या नहीं। और चौथी बात सबसे बड़ी यही है कि इस वक्त क्या ईरान को हासिल क्या हुआ है। क्या वाशिंगटन डीसी ख़त्म हो गया है, वाइट हाउस नहीं है, न्यूयॉर्क ख़त्म हो चुका है, शिकागो और टेक्सास जैसे शहर नहीं हुए हैं। ईरान के हमले में अमेरिका को क्या हो गया? बस यही ना कि मिडिल ईस्ट में कुछ बेसेस थे जहां पर ईरान ने हमले किए, लेकिन आप मिडिल ईस्ट के देशों से पूछिए, ईरान के जो पड़ोसी मुल्क हैं सऊदी, कतर, दुबई और बाकी मुल्कों से पूछिए आप कि वो क्या सोच रहे हैं इन पूरे हमले को लेकर, इन पूरे जंग को लेकर। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका की बीच बातचीत हो रही है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे हैं। अगर यहाँ से वो कुछ हासिल करके नहीं जाते हैं तो फिर अमेरिकी उपराष्ट्रपति आकर अमेरिका में यही कहेंगे कि देखो हमने कोशिश की थी, ईरान अड़ियल है, ईरान के साथ जंग के अलावा कोई उपाय नहीं। बिल्कुल मनीष, ये जो आपने सवाल किया है यही सवाल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है कि क्या अमेरिका खाली हाथ लौटना अफोर्ड कर सकता है? क्या जेडी वेंस के नेतृत्व में यह डेलीगेशन बिना कुछ कंसिडरेबल ठोस हासिल किए वापस लौट सकता है? और देखिए इस बीच खबर यह आ रही है कि यूएस ईरान वार्ता को लेकर यह खबर है, मुस्तफा खामनेई लगातार टीम ईरान के संपर्क में है। मीटिंग को लेकर लगातार मुस्तफा निर्देश दे रहे हैं। हमले में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं मुस्तफा, ये जानकारी पहले भी आई थी। हमले में एक पैर खो चुके हैं मुस्तफा खामनेई, लेकिन लगातार वो टीम के संपर्क में है। मुस्तफा के चेहरे पर भी गहरे जख्म के निशान है और रॉयटर्स के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। और वार्ता के दौरान अमेरिका से आई है एक बड़ी रिपोर्ट। ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें हैं। ईरान के पास अंडरग्राउंड वेपन डिपो भी है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर के दौरान मिसाइल लॉन्चर्स की मरम्मत जारी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की सनसनीखेज रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं, ये दावे किए गए हैं। सीजफायर में मिसाइल लॉन्चर्स की मरम्मत जारी है। इसके अलावा ईरान के पास अभी भी हजारों मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के पास अंडरग्राउंड वेपन डिपो भी है, जिसकी हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। आधुनिक तरीके से इन अंडरग्राउंड वेपन डिपो को तैयार किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या ईरान से अमेरिका को अभी भी खतरा बरकरार है? ईरान के पास अभी हजारों मिसाइलें मौजूद हैं। अंडरग्राउंड वेपन डिपो में ये मिसाइलें रखी गई हैं, लॉन्चेस भी रखे गए हैं। हजारों मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइलें हैं। ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर्स नष्ट हो चुके हैं। अंडरग्राउंड डिपो में मिसाइल लॉन्चर की मरम्मत की जा रही है। युद्ध विराम के दौरान तैयार कर रहा है मिसाइल भंडार। बड़ी बात क्या है? युद्ध विराम टूटा तो यूएस सैन्य अड्डों पर फिर से हमले होंगे। खुफिया रिपोर्ट
में फिर से युद्ध की आशंका जताई गई है। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दावा किया गया है। अनस जी, यही सवाल मेरा है अनस साहब के ये तैयारी भी चल रही है, जंग की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने भी बोला है कि भाई नहीं माने शर्तें तो हम बड़े हमले करेंगे, बातचीत की टेबल पे भी है। ईरान के लिए क्या विकल्प है? मतलब यहां से बातचीत करके कुछ हासिल करके जाना, या फिर बात नहीं बनती है तो युद्ध को कंटिन्यू करना? कौन ज्यादा पॉसिबल, फिजिबल, प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता है ईरान के? अनस साहब, आपको आवाज आई मेरी? देखिए, ट्रंप की तरफ से और इजराइल की तरफ से जो सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई हो सकती थी वो की जा चुकी है। उन्होंने अपने सारे हथियार आजमा लिए हैं। अगर वो बहुत ही खतरनाक हथियार और न्यूक्लियर वगैरह की तरफ जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास जितने भी बड़े एडवांस वेपन हो सकते हैं वो उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। और मैं नहीं समझता कि अब वो उनके पास कोई बहुत ज्यादा अच्छी खबर है कि वो इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं तो एक बहुत ही महंगा और बहुत ही एडवेंचरस वो काम होगा। और पास्ट के सारे एक्सपीरियंस बताते हैं कि जिस तरह से अमेरिका को अफगानिस्तान में, इराक में बहुत ही खराब सिचुएशन का सामना करना पड़ा, ईरान में उससे भी ज्यादा बुरा साबित होगा। इसलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा ग्राउंड ऑपरेशन जाने के खिलाफ है और जेडी वांस भी उसके खिलाफ हैं। और इजराइल के बिहाफ पर वो इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है कि पूरा यूरोप उनसे नाराज हो चुका है इस वक्त। अमेरिका के जो करीब के अलाइज हैं वो उनसे नाराज हो चुके हैं। जो गल्फ कंट्रीज के अंदर सऊदी अरब जैसा एक ऐसा महत्वपूर्ण देश जो अमेरिका का बहुत ही करीबी अलाई है, वो भी इस वक्त नाराज चल रहा है। तो ट्रंप लगातार अपने दोस्तों को खोते जा रहे हैं, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपने दोस्तों को खोता जा रहा है और उसकी जो एक इंटरनेशनल साख है वो नुकसान होती जा रही है। और ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि इजराइल की तरफ से जो इंटेलिजेंस दी गई थी कि एक हफ्ते के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर वो न्यूक्लियर एसेट्स को और सारे चीजों को निकाल कर बाहर ले आएंगे, ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। और नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ईरान की सारी शर्तें मान लेना अमेरिका की मजबूरी होगी? आप ये कह रहे हैं? जी, आप ये कह रहे हैं कि ईरान की जितनी भी शर्तें उसको मानना अमेरिका की अब मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है अमेरिका के पास? आप ये कह रहे हैं? देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त बहुत ही डिस्परेट सिचुएशन में है कि उसको एक एग्जिट चाहिए और एक ऐसा एग्जिट चाहिए जो सेफ हो और बाइज्जत हो। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा, ट्रंप पर्सनली बहुत ही ज्यादा अपने आप को बोस्ट करते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ईरान के मामले में उनके पास ऐसी कोई भी कामयाबी हाथ में नजर नहीं आ रही। इसीलिए उन्होंने जेडी वांस को आगे किया है कि आप जाके किसी भी तरह से कुछ भी अचीव कर लें। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर दो लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पहला इजराइल है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की डील हो जाए, लेकिन अगर कोई डील हो तो वो टेम्परेरी हो। अगर हो जाए तब भी ईरान जो है वो या तो कोई डील नहीं या बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी वाली डील होनी चाहिए जो उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर दे। तो ईरान के पास भी एक क्लैरिटी है और इजराइल के पास भी क्लैरिटी है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास उस तरह की क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस बहुत ज्यादा हैं और जेडी वांस को उन्होंने भेजा है। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी तरह से कुछ ना कुछ पॉइंट पर वो एग्रीमेंट करके आ जाएंगे। ईरान की तरफ से दो कामयाबियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। पहला ये है कि उनको जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो इंटैक्ट रहे, चाहे उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाए, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी यानी राष्ट्रवाद की भावना से वो उसको देखते हैं कि हमारा ये, हम चूंकि एनपीटी के सिग्नेटरी हैं इसलिए ये हमारा अधिकार है। तो उससे वो बिल्कुल भी अपने आप को पीछे नहीं करने वाले। बैलिस्टिक मिसाइल पर भी बिल्कुल भी वो 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं। इसमें कोई शक की गुंजाइश हम लोगों के नजदीक नहीं है। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। ये बात जो आपकी तरफ से रखी जा रही है, चाहे न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात करें, ये ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिका के लिए भी है। तो क्या अमेरिका मानेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सर, लौटूंगी आपके पास। पाकिस्तानी पीएम ऑफिस पहुंचा ईरानी डेलीगेशन। वार्ता के लिए पीएमओ पहुंचा है ईरानी डेलीगेशन और 3 अलग अलग स्थानों पर वार्ता हो सकती है। पहला स्थान पीएम ऑफिस, दूसरी जगह शेराना होटल में लगातार तैयारियां भी की जा रही थी। सिक्योरिटी यहां पर भी टाइट रहती है। पिंडी एयरबेस पर भी बातचीत हो सकती है। ये वो 3 जगह हैं, 3 लोकेशंस हैं जहां पर बातचीत संभव है।
और बदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बदर साहब, आपको क्या लगता है जब बातचीत होगी तो 3 जगह यहां पर तैयारियां की गई हैं, कौन सी वो जगह है जहां पर बातचीत संभव है? साथ ही पाकिस्तान की क्या भूमिका रह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि बातचीत सफल रह पाए और जो ईरान के मुद्दे हैं वो भी सुलझ जाए और अमेरिका की तरफ से भी जो डेलीगेशन आया है वो खाली हाथ ना जाए। देखिए, सिक्योरिटी के हिसाब से तो नूर एयरबेस सबसे बेस्ट है। वो देखिए, आप वो सिक्योरिटी हल्कार ही सोच सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे रखना है। मेरे ख्याल से जो मुद्दा है अमेरिका का यूरेनियम का है, तो हो सकता है कि ईरान ये बात मान जाए या गारंटी कर दे, अमेरिका को मना ले कि हम यूरेनियम इस्तेमाल एटम बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो तब तो बात आगे बढ़ेगी। जो असल मसला है अमेरिका का, वो मांग ही ये है। यही तो पेच फंसा हुआ है बदर साहब कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर कर देता है या उसे रोक देता है तो ये ईरान की पूरी लड़ाई के जो असल कॉज है उसको माइनस कर देना होगा ईरान के लिए। क्या ईरान ये कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, वार्ता से पहले ईरान का बड़ा बयान आया है, अमेरिका की शर्तों पर बात संभव, इजरायल की शर्तों पर बात नहीं होगी, ईरान ने कहा है। यूएस फर्स्ट मंजूर, इजरायल फर्स्ट मंजूर नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। इस बात के बहुत सारे अर्थ हैं कि यानी अमेरिका अगर अपनी कंडीशंस के साथ बातचीत के टेबल पे आता है तो बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर उसमें इजरायली हितों को शामिल किया जाता है तो मामला बिगड़ सकता है। इजरायल की कंडीशंस पे बात नहीं, अमेरिका की शर्तों या अमेरिका की कंडीशंस पर होगी बात। बहल सर, ये तो अजीब सी शर्त है, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कैसे हो सकता है कि इजरायल के इंटरेस्ट को अमेरिका प्रोटेक्ट ना करे? मतलब इस पूरे वॉर में अगर कोई पार्टनर है, इसको बिल्कुल वैसे क्यों नहीं देखें कि अगर हिजबुल्लाह को बचाना ईरान की प्राथमिकता इतनी है कि बातचीत से पहले उसको शर्त में रखे, तो इजरायल क्यों नहीं होगी प्राथमिकता अमेरिका की? इजरायल के हित क्यों नहीं होंगे अमेरिका की प्राथमिकता? देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इजरायली एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसने एस्केलेट किया है हर स्थान पे। चाहे वो रिफाइनरीज के ऊपर हमला था, पार्स गैस फील्ड पे हमला था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला था, तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइंस पे हमला था। सब जगह पे इजराइल ने एस्केलेट किया है और युद्ध को भीषण स्थिति पे लेके आए हैं। तो इजराइल के ऊपर इस समय उनका विश्वास या ट्रस्ट बहुत कम है। दूसरी चीज है, यहाँ पर्सनल इंटरेस्ट जो नेतन्याहू का आ जाता है कि इजरायली लोग चाहे ना चाहे युद्ध का, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं क्योंकि उनका करप्शन केस अभी शुरू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जितना लंबा ये युद्ध खिंचेगा उतना लंबा नेतन्याहू को फायदा होगा, या कोई ऐसी जीत हासिल कर लेते हैं जिससे हमेशा के लिए उनका नाम लेजेंडरी हो जाए या आने वाले इलेक्शन में अक्टूबर के अंदर उनको भारी जीत मिले। लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो एक कुंजी है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज की, जिससे पूरे विश्व के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, वो सिर्फ ईरान के पास है। और कहीं ना कहीं आखिरी चीज, देखिए सर, लेकिन एक जो बात आ रही है, देखिए इस खबर को हम कैसे समझ सकते हैं? ईरान ने क्या कहा है? वेंस मतलब अमेरिका फर्स्ट। अगर जेडी वेंस आगे आते हैं, लीड करते हैं बातचीत को, तो मतलब है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की शर्तों पर बात होगी। और कुशनर विटकॉफ का मतलब है इजराइल फर्स्ट। अगर कुशनर और विटकॉफ इसको लीड करते हैं तो ईरान कह रहा है कि इसका मतलब कि इजराइल के हितों की बात होगी। एक लाइन, एक डिवाइड ड्रॉ किया जा रहा है मनीष, एक डिवाइड ड्रॉ किया जा रहा है बातचीत से ही पहले। जो डेलीगेशन है उसमें ही एक तरीके से फर्क करके बताया जा रहा है। मतलब जेडी वेंस अमेरिका के हितों की बात करेंगे, कुशनर विटकॉफ इजराइल के हितों की बात करेंगे, तो कुशनर विटकॉफ से बातचीत नहीं करेंगे, यही कह रहा है ना ईरान? बिल्कुल रवि, देखिए सीधी सी बात है, हमें इस बातचीत की उस असली जो कैरेक्टर है उसको समझना पड़ेगा कि अमेरिकी डेलीगेशन में 2 तरह के लोग आए हैं। जेडी वांस जो कि उस मागा बेस सपोर्टर्स को लीड करते हैं, जिनका मानना है कि अमेरिका को कोई लंबे समय तक युद्ध में नहीं फंसना चाहिए। और यही कहा भी जा रहा है कि जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गए थे व्हाइट हाउस में, तो उस वक्त केवल वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ही थे जो कह रहे थे कि नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रंप ने उनकी नहीं सुनी और युद्ध शुरू कर दिया। तो अब ट्रंप ने उसको आगे बढ़ा दिया कि ठीक है, तुम ही ईरान को समझा के आ जाओ। अब अगर जेडी वांस की बात को ईरान मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं ही। देखिए, जेरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं, यहूदी हैं,
उनका मिडिल ईस्ट में काफ़ी बिजनेस इंटरेस्ट है। स्टीव विटकॉफ तो कोई बात ही नहीं है, बिजनेसमैन है, इजराइल के साथ उनका करीबी नाता है। कुल मिलाकर इस्लामाबाद की बातचीत में इजराइल ना होकर भी वहाँ पर मौजूद है, एक एक चीज़ को देख रहा है, एक एक टर्म्स डिक्टेट कर रहा है कुशनर और स्टीव विटकॉफ के रूप में। तो अब ऐसी स्थिति में ईरान को इन दोनों के साथ डील करना है, एक अमेरिका फर्स्ट को यानी जेडी वेंस के तरफ। तो जेडी वेंस तो ईरान से कहेंगे कि भाई कुछ तो मुझे दो ताकि मैं यहाँ से जाकर कह दूँ कि ठीक है युद्ध नहीं होगा, वरना ये सब तो युद्ध के लिए तैयार ही बैठे हैं। देखिए युद्ध के लिए सब तैयार बैठे हैं, बस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी जनता को ये कन्विंस करना है कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। उनको ऐसा नहीं है कि वो ईरान के डर से ये बातचीत कर रहा है या किसी और कारण से। अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका की सरकार को डर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जनता को है, जहां से उन पर काफी विरोध हो रहा था कि ये युद्ध नहीं करना है, इसलिए उन्होंने उपराष्ट्रपति को बढ़ा दिया। यहां से अगर उपराष्ट्रपति कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो ट्रंप कहेंगे कि ठीक है, जब ईरान मान ही नहीं रहा है तो चलो युद्ध करते हैं। ये स्थिति बन सकती है। बिल्कुल मनीष, और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि ईरान की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि वो अमेरिका फर्स्ट को प्राथमिकता देगा, इजराइल फर्स्ट को नहीं। मनीष, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सीधी सी बात है कि इसका मैसेज दे रहा है ईरान के जो सबसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हमारा मकसद है अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका के हितों की बात करना। और आप और हम सब जानते हैं कि अमेरिका फर्स्ट के तहत मागा सपोर्टर्स क्या कहते थे कि नो मोर वॉर। मनीष, ये बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। डेथ टू अमेरिका से अमेरिका फर्स्ट तक ईरान आया है। इस जर्नी को कैसे देखा जाएगा, इस पर आगे बात करेंगे। ईरानी डेलीगेशन से 2 बार मिले मुनीर, और ईरान ने मुनीर को लेबनान पर पक्ष रखा। मुनीर ने वेंस को ईरान की आपत्ति भी बताई है। लेबनान एक बड़ा इशू है बातचीत से पहले ही, लेकिन यहां पर देखिए धीरे धीरे करके ईरान अपने पत्ते खोल रहा है कि असल बातचीत से पहले ही वो क्या क्या हासिल कर लेना चाहता है, चाहे वो लेबनान का इशू हो, चाहे डेलीगेशन में किससे बात करनी है, इजराइल के इश्यूज को कैसे साइड लाइन करना है, ये सारी चीजें ईरान मैसेज कर रहा है 1 by 1। तो डेलीगेशन से मुनीर मिले और मुनीर ने ईरान की चिंताएं लेबनान को लेकर बताई हैं जेडी वेंस को। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएस ईरान वार्ता का पहला दौर शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहबाज से मिल रहा है ईरानी डेलीगेशन और इस दौरान पहला दौर बातचीत का शुरू। पाकिस्तान पीएमओ में हो रही है मुलाकात। 3 जगह हमने आपको बताई थी, पाकिस्तान पीएमओ में मुलाकात हो रही है और बातचीत चल रही है। वार्ता का पहला दौर शुरू। तो देखिए बातचीत का पहला दौर शुरू हो चुका है। प्राथमिक शर्तें जो थी वो ईरान ने अपनी बता दी हैं, और ये जो शर्तें हैं उसको कन्वे कर दिया गया है अमेरिकी डेलीगेशन को। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ है कि ईरान किस डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। और जो बात हमने थोड़ी देर पहले कही, अमेरिका फर्स्ट का मैसेज दिया गया। संदीप जी, आप ही से हम सुनना चाहेंगे, डेथ टू अमेरिका, नाउ अमेरिका फर्स्ट, ये क्या चेंज है? ये रवि जी समय का खेल है, इसी को तो समय का खेल कहते हैं कि एक समय था 27 फरवरी की बात की जाए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम टॉप एजेंडा में था। अमेरिका बार बार कह रहा था कि ईरान तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो। ईरान बार बार कह रहा था कि ये हमारा यूएसपी है, ये हम इसको नहीं रोक सकते हैं। तो आज आप देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल आपने इसके पहले किए थे जेडी वेंस को लेकर के कि जेडी वेंस अमेरिका फर्स्ट में जेडी वेंस कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। हमें याद करना होगा कि 27 फरवरी को जब जेनेवा पर मीटिंग हो रही थी या प्रस्ताव थी मीटिंग का बात करने का, वहां पर उस टेबल पर और इजराइल ने जिस प्रकार से अमेरिका को स्पेशली ट्रंप को कन्विंस किया था, तो वहां पर विटकॉफ और कुशनर थे, जेडी वेंस नहीं थे। जेडी वेंस के चेहरे किस तरीके से फ्लोट किया गया है, मुझे लगता है इस समय कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जहां से बातें करने की उम्मीद है, जहां से, क्योंकि वो पक्ष में नहीं थे ईरान इस पूरे वॉर के। तो अब ट्रंप को लगा कि यही से पैसेज है, इनको आगे किया जाए। और ईरान भी चाहता है, क्योंकि ईरान का भी एक ये है कि जब ईरान वापस जाएगा डेलीगेशन तो क्या दिखाएगा कि हम किससे बात किए, हम कुशनर से बात किए, विटकॉफ से बात किए, जिसने पूरी तरीके से। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके आगे क्या अमेरिकी हितों पर ईरान राजी होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए ईरानी डेलीगेशन ने जनरल मुनीर से क्या कहा वो भी आपको हम बता रहे हैं। अमेरिका शुरू से धोखा देता आया है, ईरान ने ये बात कही है। अमेरिका पर एक तरीके से भरोसा नहीं करने की बात दोहराई गई इस बहाने। आज सुबह मुनीर से मिला था ये डेलीगेशन और ये कहा गया था कि भाई अमेरिका से बातचीत करने में कई बार हम
इसलिए विफल रहे क्योंकि अमेरिका धोखा देता रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, बातचीत के दौरान जो अटैक हुए थे वो भी दुनिया ने देखा था कि अभी वार्ता चल ही रही थी, अमेरिका ने इन्वेड कर दिया ईरान के ऊपर और उसके बाद ये जंग शुरू हो गई, ये लड़ाई शुरू हो गई। यही बात एक बार फिर से मुनीर को भी ईरानी डेलीगेशन ने कही है, अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। तो देखिए ये सारी बातें सामने आ रही हैं। बहल सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, इस पूरे मामले में अमेरिका की जो बड़ी चिंताएं थी उस पर क्या वाकई में अमेरिका फर्स्ट के तहत, अमेरिका को आगे रखते हुए, जेडी वेंस की बात सुनने के तहत क्या अमेरिका अग्री कर सकता है, ईरान अग्री कर सकता है? वो न्यूक्लियर का कंसर्न है, वो हॉर्मुज पर जो है एक कंट्रोल बनाया ईरान ने, उसको खोलने का कंसर्न है, अपने बेसिस को और ज्यादा बनाए रखने और मजबूत रखने का कंसर्न है, अगर अमेरिका फर्स्ट की बात करें। देखिए, जेडी वैंस का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है कि इस टॉक्स के अंदर कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट निकले, नहीं तो रिपब्लिकन पार्टी तो मिड टर्म हार ही रही है। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट इलेक्शन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जेडी वैंस भी हार जाए, उनका तो सारा का सारा स्टेक लगा हुआ है। दूसरी चीज आ जाती है बहुत महत्वपूर्ण कि ईरान पहले भी, युद्ध से पहले भी यहां तक तैयार था यह कंफर्म करने के लिए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और एनरिचमेंट को भी रिडक्शन की बात चल रही थी और कहीं ना कहीं उस पे भी काफी हद तक प्रोग्रेस हो चुका था। तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट जरूर होगा, यानी कि एक JCPOA टाइप की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस समय 3.67% तक था एनरिचमेंट, तो इतना लो लेवल तक तो नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कैप करने की बात पे शायद ईरान अग्री कर जाएगा। नहीं सर, इसको अश्योर करने वाली बात है ना कि अगर अग्रीमेंट बनता भी, पहले भी बने थे और चुपके से ये काम चल रहा हो। यही तो ट्रंप कहते रहे हैं। गुलाम अब्बास हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उनसे हम समझेंगे। गुलाम अब्बास, हम जानना चाहेंगे अभी तक क्या क्या हो गया है, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं, हमें ये जानकारी मिल रही है कि ईरान ने शहबाज को, मुनीर को अपने कंसर्न जताए हैं, कुछ कंडीशंस पहले रखी है और कहा कि जेडी वेंस से ही बात होगी और किसी से नहीं होगी। जी, ईरानी डेलीगेशंस इस समय प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है और शहबाज शरीफ से उनकी जो बैठक है वो चल रही है। इससे पहले जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से तो लगता है संपर्क टूट गया गुलाम अब्बास से हमारा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि बातचीत चल रही है, ईरान ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और अपना मैसेज भी कन्वे कराया है अमेरिकी डेलीगेशन को मुनीर के माध्यम से।